नमस्कार। आज के वीडियो में एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पेपर पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसमें हम नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अर्थ को जानेंगे। विकासशील राष्ट्रों की जो समस्याएं हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु जो महत्वपूर्ण कदम और विचार विमर्श हुए उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने पूर्व में पढ़ा, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र जो थे वो स्वतंत्र होने लगे। हालांकि इन राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये देश अभी भी स्वतंत्र नहीं थे। विश्व व्यवस्था जो थी उसमें अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित था जो न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल था, और जो नए देश जो स्वतंत्र हुए थे वो नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंस रहे थे। 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण समानता, आपसी सहयोग की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण करना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। ऐसी ही घटना थी सोवियत संघ का 1917 में समाजवादी स्वरूप उभर कर आना। सोवियत संघ की समाजवादी जो क्रांति हुई उसने एक नए युग का आरंभ किया। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के से स्थापित जो शोषण व्यवस्था थी उसके स्थान पर समानता और न्याय की अवधारणा पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया गया। सेकेंड जो घटना रही वो थी 1940 और 50 के काल में समाजवादी राज्यों की संख्या में अभिवृद्धि होना, विश्व में समाजवादी दुनिया का विस्तार होना। ये वो समाजवादी राष्ट्र थे जो कि उपनिवेशवाद के विरोधी थे, विश्व व्यापार और आर्थिक संबंधों में समानता के सिद्धांत को मानने वाले थे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव शिथिलता का होना। विविध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में मधुरता के तत्व का अभ्युदय होना। ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण जो है वो न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसीलिए ये मांग की गई। 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नाम दिया गया, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो नवोदित विकासशील राष्ट्र थे उनके मन में यह बात रही कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर नहीं रहे और बहुराष्ट्रीय जो निगम हैं वो उन्हें केवल कच्चा माल उत्पन्न करने वाला उपनिवेश नहीं माने। विश्व व्यवस्था का जो संचालन है वो प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता के आदर, हस्तक्षेप एवं कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र के अधिकार आदि सिद्धांतों पर आधारित हो। नवीन आर्थिक व्यवस्था की मांग जो थी वो साम्राज्यवाद विरोधी मांग थी, जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र जो थे वो सहमत थे। लेकिन ये जो विकासशील राष्ट्र थे इनके समक्ष कुछ समस्याएं थीं जिसके कारण नई जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से विस्तार नहीं प्राप्त कर पा रही थी। तो वो जो समस्याएं थीं वो यहाँ हम देख रहे हैं स्लाइड में। 3 समस्याएं हैं: निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या, यातायात संबंधी समस्या और व्यापार की शर्तें। तो पहली हम देखेंगे निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या। विकासशील जो राष्ट्र थे उन्हें जो निर्यात से प्राप्त आय होती थी उसका बड़ा भाग आयात और विदेशी ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान में खर्च करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में इन देशों के निर्यात में
पर्याप्त रूप से वृद्धि करना आवश्यक था, जिससे कि पूंजी निर्माण में अभिवृद्धि की जा सके। लेकिन कतिपय समस्याएं जैसे कि आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में भी परिवर्तन हो रहा था। जैसे कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण विकासशील देशों के निर्यात जो थे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता बहुत कम होती जा रही थी, क्योंकि वहाँ उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योगों को महत्व दे रहा था। जबकि विकासोन्मुख जो राष्ट्र थे वहाँ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण द्वितीयक जो उद्योग थे उनका विस्तार हुआ, और ये उद्योग जो थे वो कच्चे मालों का उपयोग करने लगे जो कि निर्यात के लिए उपलब्ध होते थे, जिसका परिणाम क्या निकला कि विकासोन्मुख देशों के पास निर्यात में मांगी जाने वाली वस्तुएं जो थी उनकी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही थी, और चूंकि विदेशी मुद्रा बहुत अधिक थी इसलिए उसे प्राप्त करना कठिन हो रहा था, और इससे उनके विकास की गति अवरुद्ध हो रही थी। इसके अलावा विकसित राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा की जो भावना थी वो भी इन विकासशील राष्ट्रों के समक्ष निर्यात संवर्धन में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर के आई थी। चूँकि विकासोन्मुख राष्ट्रों में कच्चे माल के निर्यात में कमी होने पर जो अन्य वस्तुएं जैसे कि हल्की इंजीनियरिंग की वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, इनके निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा, परंतु इनकी प्रारंभिक अवस्था में विकासशील राष्ट्र जो थे वो अधिक निर्यात नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। अल्प विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो सामान वस्तुएं बनाई जाती थी वो अपेक्षाकृत निकृष्ट किस्म की वो महंगी होती थी, और यही कारण था कि ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं पा रहे थे। दूसरी जो समस्या थी विकासशील राष्ट्रों के समक्ष वो थी यातायात के संबंध में समस्या। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था जो कि औद्योगिकीकरण करने के लिए प्रयत्नशील थी, बड़ी मात्रा में इसे आयात की आवश्यकता होती थी। मुख्य रूप से जिन सामानों की आवश्यकता थी वो थी पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीनरी, अन्य सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान। इन देशों में पूंजी का भी अभाव था, इसलिए इन्हें विदेशों से ऋण भी लेना पड़ता था। विकास के प्रारंभ में आयात में तेजी से वृद्धि हुई, जिसका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना संभव नहीं हो पाता था। इन आयातों के भुगतान की अधिकाधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक था, अन्यथा भुगतान की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती और विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित होने लगती है। तीसरी जो समस्या थी वो थी व्यापार की शर्तें। व्यापार की जो शर्तें थी विदेशी व्यापार की वो बहुत अधिक कठोर थीं। व्यापार की शर्तें उस दर से संबंधित थी जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय होता है। व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी विनिमय का भुगतान करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को विदेशी व्यापार में काफ़ी लाभ आर्थिक विकास हेतु प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर भी लाभ की मात्रा कम रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि विकासशील राष्ट्रों के समक्ष जो निर्यात संवर्धन को लेकर समस्या, यातायात संबंधी समस्या, आयात निर्यात संबंधी समस्या, व्यापार की शर्तों की जो समस्याएं थी वो इस रूप में थी कि इनका आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था, बल्कि आर्थिक दृष्टि से शोषण किया जा रहा था। तो ऐसे में 1960 के दशक में जो अधिकांश एशिया और अफ्रीकी राष्ट्र जो थे जहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता जिन्होंने प्राप्त कर ली थी, उन्होंने ये अनुभव किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त भले ही कर ली, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये देश अभी भी पिछड़े हुए हैं और औद्योगिक देशों के ऊपर निर्भर हैं। जहाँ एक और उपनिवेशवाद और पुरानी तरह के साम्राज्यवाद के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्था का अभ्युदय हुआ था, वहीं पुरानी जो अर्थव्यवस्था थी वो आज भी कायम है। इसे धनी औद्योगिक राष्ट्रों के प्रभाव वाले ब्रेटन वुड्स सिद्धांत के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसलिए इन निर्धन राष्ट्रों के द्वारा आर्थिक मामलों
को लेकर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को उठाया गया। तो इस संबंध में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए वो महत्वपूर्ण कदम थे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषणा की गई वो 1 मई 1974 में हुई और संयुक्त राष्ट्र की संघ की महासभा के जो 6ठे विशेष सत्र में यह घोषणा पारित की गई, जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने पर प्रस्ताव रखा गया। इस घोषणा में ये कहा गया कि यह साम्य अवस्था है, प्रभुत्व संपन्नता, आत्मनिर्भरता और सभी राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए सभी राष्ट्र कार्य करेंगे और प्रयास करेंगे कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य में जो बढ़ती हुई एक दूरी है उसको कम किया जा सके। और इसके लिए अधिकतर जो सिद्धांत थे इसके वो बाद में इनको अपनाया गया था। इसके अलावा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के स्थापित करने के लिए कार्यक्रम भी चलाए गए। महासभा ने 6ठे विशेष सत्र में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का भी विशेष रूप से वर्णन किया गया। तेल की जो कीमतें थी उनमें वृद्धि होने वाली विकासशील राष्ट्रों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया। इसी तरीके से कच्चे माल के संबंध में, खाद्य स्थिति में सुधार के संबंध में, विश्व जहाज रानी में विकासशील राष्ट्रों की भागीदारी के संबंध में भी उल्लेख किया गया। यानी अब विकसित और विकासशील राष्ट्रों दोनों के को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कार्यवाही की गई। इसके बाद आता है राज्य के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर। 13 दिसंबर 1974 में महासभा का जो 29वां अधिवेशन हुआ उसमें एक संकल्प को अंगीकार किया गया जो कि आर्थिक अधिकार और कर्तव्य चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। इस चार्टर की उद्देशिका में चार्टर के उद्देश्य पर बल दिया गया, अर्थात चार्टर विकसित और विकासशील राष्ट्रों के हितों को प्रभुत्व संपन्नता, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की नई प्रणाली को स्थापित करने के लिए प्रभावी तंत्र का गठन करेगा। चार्टर 2 के जो अधीन राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया। आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार, उत्पादक संगठन से जुड़ने का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभुत्व संपन्नता स्थापित करने का अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार मिला। इसी तरीके से कुछ राज्य के आर्थिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए, जैसे कि विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार और उदारीकरण का कर्तव्य, निरस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग करने का कर्तव्य, मूल्यों को सूचीबद्ध करना, विश्वव्यापी वस्तु करार का कर्तव्य और अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्रों के साथ व्यापार करने का कर्तव्य। तो इस प्रकार से महासभा में अधिकार और कर्तव्यों का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विचार विमर्श भी किए गए। 2 प्रकार के संवाद की शुरुआत हुई, एक उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद जो था वो विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य में सहयोग के लिए विचार विमर्श था और दक्षिण दक्षिण संवाद जो था वो विकासशील राष्ट्रों के मध्य में सहयोग था। तो इस प्रकार से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया और इसी संदर्भ में जो मंच तैयार किए गए उत्तर दक्षिण यानी विकसित और विकासशील राष्ट्रों को संवाद का एक मंच दिया गया और इसी तरीके से जो विकासशील राष्ट्र थे, अल्प विकसित राष्ट्र थे, अविकसित राष्ट्र थे, उनको अपना एक मंच दिया गया कि वो वहाँ पर पहले अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको वहाँ प्रस्तुत करें और उसके बाद उन समस्याओं को आगे उत्तर दक्षिण संवाद के मंच पर लाया जा सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से
बहुत ज़्यादा कार्यवाहियाँ जो थी वो महासभा के माध्यम से की गई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की स्थापना करके भी यह प्रयास किया गया। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए जो गरीब और विकासशील राष्ट्र थे उनका यह संघर्ष जो था, हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष था। इस संघर्ष में धीरे धीरे जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र थे वो संगठित होने लगे और उनके द्वारा उपनिवेशवाद विरोधी रुख जो था वो अपना लिया गया। इस संघर्ष में जो विकासशील राष्ट्र रहे उनको यह आशा रही कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र जो हैं वो उन्हें कई तरह की जो छूट है वो देने के लिए मजबूर होंगे और दुनिया के धन का जो वितरण है वो इस तरीके से होने लगेगा जिससे कि उनका पक्ष भी मजबूत होगा। तो एक प्रयास जो था जो कि 1970 में शुरू हुआ था, 1970 के दशक में शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे विकसित राष्ट्रों के साथ विकासशील राष्ट्र जो थे वो एक मंच को साझा करने लगे।